वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं फोर एलिमेंट सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 11 की स्टोरी नैरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। प्रिम ने एपो को बताया कि जिन डॉक्यूमेंट्स की उसने मांग की थी, वो पहले से डेस्क पर रखे हैं। इस पर एपो ने साफ कहा कि प्रिम के लिए आज इतना ही काम है और वो अब जा सकती है। प्रिम ने झिझकते हुए याद दिलाया कि उसका बाकी काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एपो ने तुरंत कहा कि जो बचा है वो चोनलाडा संभाल लेगी। ऐसे भी प्रिम ने खुद कहा था कि उसे आज कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो जा सकती है। ये सुनकर सामने खड़ी लाडा के दिमाग में सवाल उठने लगे। उसने कब वॉलंटियर किया था कि वो सारा बचा हुआ काम अकेले पूरा करेगी। प्रिम को जल्दी डिसमिस कर दिया गया, लेकिन डेस्क पर पड़े काम का ढेर साफ दिख रहा था। अगर उसने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, तो उसे रात तक रुकना पड़ेगा और शायद अपने रूम तक भी वापस न जा पाए। प्रिम ने जाते जाते चोनलाडा से कहा कि वो आज जल्दी जा रही है और जो टाइम मिस हो गया है उसे कल कवर कर लेगी। लाडा ने हैरानी और फ्रस्ट्रेशन में कहा कि अगर उसे सब कुछ अकेले करना पड़ा तो वो रोबोट बन जाएगी। लेकिन प्रेम इतनी जल्दी में थी कि लाडा उसे रोक भी नहीं पाई। अब लाडा अकेली रह गई थी, काम के ढेर के सामने। वहीं दूसरी तरफ एपो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती हो कि लाडा इस दबाव में खुद को साबित करे। एपो ने शांत आवाज में कहा कि चोनलाडा इसमें अच्छी है और ये काम उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। लाडा ने जवाब दिया कि वो अपने काम में अच्छी है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि वो सब कुछ अकेले कर सकती है। इतना सारा काम अकेले संभालना आसान नहीं है। एपो ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए कहा कि चोनलाडा को लंच के समय का कॉम्पेंसेट करना होगा, क्योंकि उस वक्त प्रिम अकेले काम कर रही थी। लाडा ने मजबूरी में कहा कि उसे एपो के फादर ने इनवाइट किया था और वो मना नहीं कर सकती थी। एपो ने बस इतना कहा कि जब काम खत्म हो जाए तो फाइल्स उसके ऑफिस में ले आना, उसके बाद वो जा सकती है। ये सुनकर लाडा ने मन ही मन कहा कि शायद अगली सेंचुरी में दोपहर तक वो घर जा पाएगी। वो सिचुएशन से खुश नहीं थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि एपो उस पर नजर रखना और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। उधर एपो ऐसे अपने ऑफिस की तरफ चली गई जैसे कुछ हुआ ही न हो, लाडा को डेस्क पर अकेला छोड़ते हुए। उस पल लाडा ने सोचा कि काश वो कून एडिसन को बता पाती कि उनकी डॉटर को हैंडल करना कितना मुश्किल है। शुरुआत में लाडा को लगा था कि एपो ने उसे शेफ इयन से मिलवाकर अच्छा किया है। उसे फेमस शेफ के हाथ का बना डिनर टेस्ट करने का मौका मिला था, जिसने उसके लिए कई डिशेस तैयार की थी। एपो के लिए ये शायद सिर्फ काम था, लेकिन लाडा के लिए हर मील स्पेशल था और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो बिना पे किए इतना अच्छा खाना खा रही है। आखिर में उसके मन में यही ख्याल आया कि ये तो बिल्कुल थप्पड़ से पहले की शाबाशी है। कुछ घंटों बाद लाडा अपने बॉस के ऑफिस आई और कहा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की उसने मांग की थी वो सारे तैयार हैं और उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। रात के ठीक 11:30 बजे उसने पूरी तरह अरेंज किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपने बॉस के डेस्क पर रख दिए। किस्मत अच्छी थी कि उसे पूरी रात काम नहीं करना पड़ा, लेकिन 30 मिनट से भी कम समय में नया दिन शुरू होने वाला था। जिस स्पीड से एपो उस पर वर्कलोड डाल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वो कोई ओवर टाइम करने वाला लेबर हो। लाडा ने पूछा कि अगर और कुछ नहीं है, तो क्या वो अब जा सकती है? एपो ने तुरंत उसे रुकने को कहा। लाडा ने साफ कहा कि वो और काम नहीं लेगी। एपो ने शांत आवाज में कहा कि वो बस सब चेक कर ले और अगर कोई मिस्टेक ना हो तो वो जा सकती है। मतलब साफ था, अगर कोई भी मिस्टेक निकली तो लाडा को सब ठीक होने तक वहीं रुकना पड़ता। एपो ने डॉक्यूमेंट्स ध्यान से चेक किए और फोल्डर बंद कर दिया, क्योंकि कोई एरर नहीं था। इसके बावजूद लाडा डेस्क के सामने रखी चेयर पर बैठी रही, जैसे मानो उसने जाने की परमिशन सुनी ही ना हो। लाडा ने पूछा कि क्या एपो पूरी रात काम करेगी। एपो ने कहा कि उसे अभी कुछ और चीजें देखनी है। लाडा ने मदद ऑफर करते हुए पूछा कि क्या वो किसी भी तरह हेल्प कर सकती है। एपो ने याद दिलाया कि अभी तो वो कह रही थी कि और काम नहीं करेगी। लाडा ने कहा कि अगर कोई छोटा सा काम है तो वो कर सकती है। असल में लाडा जरूरत से ज्यादा हार्डवर्किंग बन रही थी, लेकिन उसे किसी प्रेज या रिकग्निशन की चाह नहीं थी। वो बस वटिन से जुड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाना चाहती थी, जो आगे चलकर वचारा के काम आ सके। इसलिए वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी।
एपो ने कहा कि चिंता मत करो, तुम घर जा सकती हो। फिर भी लाडा वहीं बैठी रही और दोबारा कहा कि वो सच में मदद करना चाहती है। उसने ये भी कहा कि वो इसमें अच्छी है और प्रिम भी उसकी तारीफ करती रहती है। एपो ने साफ कर दिया कि फैसला उसका होना चाहिए, असिस्टेंट का नहीं। लाडा ने कहा कि एपो पहले काम बता दे, अगर बहुत मुश्किल हुआ तो वो इन्वॉल्व नहीं होगी। तब एपो ने बताया कि शेफ इयन की कैंपेन के लिए सिग्नेचर डिश चुननी है। टेस्ट करने के बाद उसने 3 डिशेस शॉर्टलिस्ट की हैं, लेकिन बेस्ट सिर्फ एक ही हो सकती है, जो होटल को सच में सूट करे। एपो ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शंस दिखाए, जिसे देखने के लिए लाडा थोड़ा आगे झुक गई। शेफ इयन के प्रोजेक्ट की वजह से उसे उनकी डिशेस टेस्ट करने का मौका मिला था। लाडा ने कहा कि तीनों ही डिशेस टेस्टी हैं, जिस पर एपो ने तुरंत कहा कि उसे पहले से पता था कि वो ज्यादा मददगार साबित नहीं होगी। लाडा ने कहा कि उसे इतनी जल्दी जज न करे, क्योंकि अगर उसे एक डिश चुननी हो तो वो फुल टाइड चुनेगी। एपो ने कहा कि फुल टाइड तीनों में सबसे सिंपल डिश है। लाडा ने जवाब दिया कि इसी वजह से वो उसे इंटरेस्टिंग लगती है। वो देखना चाहती है कि शेफ यान इसे खास कैसे बनाएंगे। उसके हिसाब से सिंपल लेकिन फ्लेवरफुल डिश को ट्रांसफॉर्म करना पॉजिटिव बज़ क्रिएट कर सकता है और कस्टमर्स पर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ सकता है। एपो ने पूछा कि क्या इतनी सिंपल डिश कस्टमर्स को उनके होटल तक अट्रैक्ट कर सकती है। लाडा ने कहा कि अगर वो कस्टमर होती तो इसे जरूर ट्राई करती। हर कोई हमेशा एक्स्ट्रावेगेंट ऑप्शन नहीं ढूंढता। लॉबस्टर डिश बहुत महंगी है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और टॉम यम सी फूड डिश का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर कई लोगों को दूर कर सकता है। उसकी नज़र में फुल टाइड डिश मॉनसून सीजन और सी साइड एटमोसफियर के साथ सबसे बेहतर फिट बैठती है। सिंपल है लेकिन इम्प्रेशन छोड़ती है और पूरी फैमिली इसे एंजॉय कर सकती है। एपो ने कहा कि कैंपेन को पर्सनल प्रेफरेंस के आधार पर जज नहीं किया जा सकता। लाडा ने साफ किया कि वो सिर्फ आइडिया सजेस्ट कर रही है और फाइनल डिसीजन एपो का ही रहेगा। एपो ने कहा कि वो इस पर सोचेगी और बाद में फैसला लेगी। लाडा ने कहा कि वो अब जा रही है। वो खड़ी हुई और रात के लिए अपनी असिस्टेंट ड्यूटीज खत्म करते हुए बाहर जाने लगी। वो पूरी तरह थक चुकी थी और वहां एक पल भी और रुकना नहीं चाहती थी। लेकिन बाहर कदम रखने से ठीक पहले उसे कुछ याद आया और वो अचानक मुड़ गई। कमरे की खामोशी में एपो उसे देख रही थी, बिना कुछ कहे। लाडा ने पूछा कि बॉस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है और वो ये भी जानना चाहती है कि तीनों डिशेस में से एपो की फेवरेट कौन सी है। लेकिन एपो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं बैठी उसे देखती रही और उसकी मौजूदगी को इग्नोर करती रही। लाडा ने इस बात को वहीं छोड़ दिया और सोचा, अगर वो जवाब नहीं देना चाहती तो न दे। ऐसे भी एपो को क्या पसंद है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतनी देर तक काम करवाना, क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि जिनके पास कार नहीं होती उनके लिए ये कितना मुश्किल होता है। लाडा मन ही मन बड़बड़ाती हुई एलिवेटर से बाहर निकली और होटल लॉबी में आ गई। उसने नाइट शिफ्ट रिसेप्शनिस्ट को हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि वो उसे जानती थी। लेकिन उसे डिस्टर्ब करना या उसके काम के रूटीन में इंटरप्ट करना उसने ठीक नहीं समझा। उस वक्त कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने ऐप से राइड बुक करने का सोचा। उसे पता था कि किराया ज्यादा होगा, लेकिन अकेले पैदल घर जाने का रिस्क लेने से तो बेहतर ही था। दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन खतरा हो सकता था। आखिर औरत होने का मतलब था हर वक्त अलर्ट रहना। फोन पर बार बार चेक करने के बाद भी एक भी कार अवेलेबल नहीं दिखी। थकान भरी लंबी सांस लेते हुए उसने फोन वापस अपने बैग में रख लिया। कम से कम सड़कें पूरी तरह सुनसान नहीं थीं। कुछ फूड स्टॉल्स खुले थे और बीच बीच में ट्रैफिक भी गुजर रहा था। वो होटल के एंट्रेंस से ठीक से आगे बढ़ भी नहीं पाई थी कि पीछे से आते फुटस्टेप्स की आवाज ने उसे चौंका दिया। अचानक किसी के होने का एहसास होते ही उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली भागने के लिए तैयार हो गया और दिमाग सबसे बुरा सोचने लगा। लेकिन जब उसने कंधे के ऊपर से देखा तो सामने उसकी बॉस एपो खड़ी थी। कोई रात को भटकता स्पिरिट नहीं। हिम्मत जुटाकर लाडा ने खुद को जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और बॉस कहकर पुकारा। एपो ने तुरंत साफ किया कि उसका डराने का कोई इरादा नहीं था। लाडा ने झुंझलाहट में कहा कि बिना वार्निंग अचानक सामने आ जाने की वजह से वो चीखने ही वाली थी और फिर पूरा होटल जाग जाता। एपो ने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस इतना कहा कि उसके साथ चले और कार में बैठे। लाडा ने हैरानी से पूछा कि क्या वो उसे ड्रॉप करने वाली है। एपो ने सख्त आवाज में कहा कि वो फिर से नहीं कहेगी। लाडा ने तुरंत राहत की सांस लेते हुए थैंक्स कहा और बताया
कि उसे सच में बहुत टेंशन हो रही थी। इतनी देर हो चुकी थी और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के लाडा अपनी बॉस के पीछे चल पड़ी। एपो चाहे कितनी भी अजीब या सीरियस क्यों ना हो, उस वक्त वही उसके घर पहुंचने का एकमात्र रास्ता थी। कार में बैठते ही लाडा ने पूछा, क्या उसने डिसाइड किया कि कैंपेन के लिए कौन सा मेन कोर्स डिश होगा? एपो ने सिर्फ एक सिंपल हाँ में जवाब दिया, जिस पर लाडा ने एक्साइटेडली पूछा कि उसने क्या चूज किया है। एपो ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये उसका बिजनेस नहीं है और बातचीत वहीं खत्म कर दी। लाडा ने हल्का सा मुंह बनाया और बड़बड़ाई, लेकिन वो जानती थी कि अपनी बॉस के रिएक्शन को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। एप्पो ने रास्ता पूछते हुए कहा कि अपने घर का रूट बताओ। लाडा ने डायरेक्शन देना शुरू ही किया था कि कार के अंदर की चुप्पी उसके पेट की जोरदार आवाज से टूट गई। जिस भूख को वो अब तक इग्नोर कर रही थी, वो कार की उस खामोशी में और भी ऑकवर्ड लगने लगी थी। लाडा ने खुद को संभालते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं है कि बॉस ने पहले कभी पेट की आवाज नहीं सुनी होगी, तो ऐसे खुद ही हंसना बंद करें। एपो ने तुरंत कहा कि वो बेकार की बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ठीक उसी पल एपो के पेट से भी वैसी ही आवाज आई, जैसे मानो लाडा की आवाज का साथ दे रही हो। लाडा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बॉस का पेट भी प्रोटेस्ट कर रहा है। एपो ने तुरंत कहा कि ये फनी नहीं है, लेकिन लाडा ने इसे इंटरेस्टिंग बताते हुए कहा, बॉस को भी भूख लगती है और इससे वो ज्यादा ह्यूमन लगती है। एपो ने फ्लैट टोन में कहा कि वो ह्यूमन ही है। लाडा ने हंसते हुए कहा कि अब जाकर उसे यकीन हुआ, वरना पहले तो उसे लगता था कि एपो सिर्फ काम करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ रोबोट है। एपो ने तुरंत साफ किया कि काम के बाहर भी वो दोनों कोई दोस्त नहीं है। कुछ देर बाद लाडा ने झिझकते हुए पूछा कि क्या वो आगे उस नूडल स्टॉल पर रुक सकती है। पूरी बात समझे बिना ही एपो ने कार सड़क के किनारे रोक दी। लाडा एक्साइटेडली बताने लगी कि वो स्टॉल बहुत फेमस है और जब से वो हुआ हिन आई है, तब से वहीं खा रही है। एपो ने अनइंटरेस्टेडली कहा कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है। लाडा ने उल्टा सवाल किया कि क्या एपो नूडल्स नहीं खाती? एपो ने कहा कि वो इस वक्त नूडल्स नहीं खाती, पेट खराब हो सकता है। लाडा ने कहा कि कोई बात नहीं, उसने तो वैसे भी ये सिर्फ एक पोलाइट इनविटेशन के तौर पर ही कहा था। एपो ने पूछा कि क्या वो यहीं रहती है। लाडा ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वही उसका कॉन्डो है, लगभग 100 मीटर्स दूर, और खाने के बाद वो पैदल चली जाएगी। एपो ने बस इतना कहा कि फिर उतर जाओ। लाडा ने राइड के लिए थैंक्स कहा। एपो देखती रही जब चोन लाडा कार से उछलते हुए बाहर निकली और पूरे एक्साइटमेंट के साथ स्टॉल की तरफ बढ़ गई। कुछ पल पहले जो थकी हारी और भूखी लड़की कार में बैठी थी, वो अब बिल्कुल अलग लग रही थी। एपो वहीं बैठी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी सिस्टमैटिक जिंदगी में चोनलाडा रंगों का एक तेज सा एक्सप्लोजन थी। एपो चाहे उसे इग्नोर करने की कितनी भी कोशिश करे, उस साफ कॉन्ट्रास्ट को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड हो रही है, उस पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऑनेस्टली एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। अगर आप मेरी और वीडियो भी देख लेते हैं, तो यूट्यूब को लगता है कि कंटेंट देखने लायक है और इससे चैनल को सच में काफ़ी मदद मिलती है। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।